हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आज हम फिर से आपके लिए एकदम बेहतरीन सेशन लेके आए हैं जो आज हमारी पहली क्लास होने वाली है गणित की, यानी मैथ्स की। आज हम मैथ पैरालॉजी की ऐसी एक पहली क्लास लेके आए हैं जहां पे हम बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले चाहे सीडीपी हो गई, हिंदी हो गई, इन सारी मैंने डिटेल में क्लासेस दे दी हैं और आज हमारी मैथ्स पैरालॉजी की पहली क्लास है जहां पे हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं और आप कमेंट करिएगा, मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो प्लान करने की कोशिश करूंगा 100%। चलते हैं फिर, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आज जो है हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के यानी जो गणित है उसके पैथोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर तो कर ही देंगे ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैं डेली आपके बीच में 6 से 7 बजे के बीच में आ रहा हूं, डेली पर डेली। चाहे वो हिंदी हो, पूरी मैंने हिंदी को मैंने टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर दिया है। हिंदी गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो और चाहे तो पैथोलॉजिकल क्वेश्चंस हो। उसके बाद में मैंने क्या किया था, साइंस को यानी साइंस के भी मैंने बहुत सारे टॉपिक डाल दिए अपलोड करके, बट मैंने सीडीपी को और हिंदी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। देन अभी हमारी क्लास जो है, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर मैथ्स की पैथोलॉजी बताइएगा, तो आज जो है ये क्लास उनके लिए जिन्होंने मैथ्स के लिए कमेंट किया था कि मैथ्स पैथोलॉजी पे कमेंट करिए, बताइएगा सर मैथ्स पैथोलॉजी में कौन से क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर तो कर ही लेंगे। आज हम बहुत ही बेहतरीन पीपीटी के साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100 टाइम रिपीट हुए हैं अगर आप उनको किसी प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे कोई किताब। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है। पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पढ़िएगा, देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में उपयुक्त हैं। यानी यहां पे क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे गणित की प्रकृति के बारे में कथन है जो सबसे सही है। यानी यहां पे आपसे क्या बोला गया है, हम लोगों से यहां पे पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है कि गणित के बारे में यानी मैथ्स के बारे में जो सबसे सही बात है वो हमें बताइएगा, इन्होंने पूछा है। चलिएगा पढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है। यहां बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, यानी बच्चा जो होता है वो क्रिएटिव बनता है। यानी जब मैथ्स लगाता है तो बच्चे का दिमाग जो होता है डिफरेंट डिफरेंट वे में सोचता है बच्चा। तो ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। और हमसे पूछा गया उपयुक्त कथन, यानी कौन सा इनमें से उपयुक्त है। तो ये तो सही है कि बच्चा जो होता है वो सृजनात्मक बनेगा, रचनात्मक बनेगा, यानी क्रियाशील बनेगा। कैसा बनेगा? रचनात्मक बनेगा जब बच्चा डिफरेंट वे में सोचेगा। आगे बोला है कि यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। हाँ, बच्चे की कल्पना यानी कल्पना शक्ति, यानी जब वो बच्चा डिफरेंट वे में सोचेगा, तो ये भी सही है। आगे क्या बोला गया है कि यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है। निगमनात्मक का मतलब क्या होता है? रूल टू एग्जाम्पल। क्या? रूल टू एग्जाम्पल, यानी आप पहले नियम पढ़ते हैं। देखो, एक होता है डिडक्टिव मेथड और एक होता है इंडक्टिव मेथड। पहले दोनों में बता दूं आपको कि एक होता है इंडक्टिव मेथड और दूसरा जो होता है वो क्या? डिडक्टिव मेथड होता है। क्या होता है? डिडक्टिव मेथड होता है। देखो, इंडक्टिव और डिडक्टिव में फर्क इतना है कि डिडक्टिव की बात करी जाए तो यहां पे क्या होता है, पहले आपको रूल पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इंडक्टिव की बात करें, पहले आपको यहां पे क्या एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा, फिर देन आप उसके बाद में रूल पे जाएंगे। तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स होते हैं, यानी निगमनात्मक और आगानात्मक मेथड होते हैं। सिंपल बंडा है, बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे कही गई है कि ये एक निगमनात्मक मेथड होता है। ये बात बिल्कुल सही है। यह हमेशा अभिसारी होता है या सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, ये अभिसारी तो नहीं होता, अपसारी होता है, तो ये एकदम निगेटिव पॉइंट है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है हमारा एकदम सही है, यानी ए, बी और सही, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। देखो, सिंपल बात बोली जा रही है यहाँ पे कि मैथ्स की बात करी जा रही है, यानी गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो देखो, गणित की प्रकृति में क्या बोला गया कि बच्चा जो होगा सृजनात्मक होगा, यानी जब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा तो वो दिमाग लगाएगा अपना, है ना, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बोला कि कल्पना शक्ति को पोषित करेगा, यानी जब वो डिफरेंट वे में सोचेगा तो कल्पना तो करेगा ना, इमेजिन तो करेगा भाई किस आगे कौन सा रूल लगाएं, कहां पे क्या करें, तो थोड़ा सोचेगा बच्चा डिफरेंट वे में। आगे बोला कि यह एक निगमनात्मक मेथड होता है, यानी पहले क्या करेगा, निगमनात्मक का मतलब डिडक्टिव मेथड, पहले क्या करे, रूल पढ़ेगा, फिर आप सवाल लगा भाई, पहले फॉर्मूला लगाएगा, फिर उसके बाद में सॉल्व जो वैल्यू रखेगा वो पुटअप करेगा उसको। तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या करे। पढ़िएगा और जवाब देते रहिएगा। देखिए, मैं कितना ही अच्छा आपको पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से नोट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे
तब तक आपकी जो है तैयारी बढ़िया नहीं हो सकती है ना, क्योंकि आपको एक टाइम आएगा तब आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, और रिवीजन आप खुद के नोट्स से जब करते हैं तभी आपको बेहतरीन तैयारी, मतलब कि ये जब आप खुद से पढ़ते हैं और जब आप खुद के नोट्स को पढ़ते हैं, यानी जब मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है या कॉपी पेन नहीं लिख सकते तो आप स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा। स्क्रीनशॉट कहां तक मारोगे, है ना, तो हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। चलिए पढ़ते सेकंड क्वेश्चन को, कि बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए, यानी बच्चे जो होते हैं उनमें गणित के प्रति रुचि पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, यानी एक टीचर है क्लासरूम में पढ़ा रही है और वो गणित के प्रति यानी मैथ्स के प्रति उसके बच्चों में रुचि पैदा कर रही है, यानी इंटरेस्ट जगा रही है कि बच्चे मैथ में क्वेश्चन अच्छे से लगाने लगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक अध्यापिका गतिविधियां यानी एक्टिविटीज करा रही, क्या करा रही है, एक्टिविटीज करा रही है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो इन्होंने हमसे क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि ऐसा पॉइंट हमें बताइएगा जहां पे अध्यापिका के लिए वो निगेटिव पॉइंट है, बच्चों के लिए बच्चों की रुचि पैदा ना हो, वहां पे इंटरेस्ट पैदा ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि बच्चों में एक अध्यापिका इंटरेस्ट पैदा करने का कोशिश कर रही थी, और इसमें से निगेटिव पॉइंट बताइए कि कौन सा ऐसा निगेटिव पॉइंट है। पढ़िएगा कि वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत यानी सत्र के अंत में, यानी जब सत्र एंड हो रहा होता है लास्ट, तब क्या करे, परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, करती है। यानी एक अध्यापिका क्या कर रही है, उस बच्चे की प्रशंसा कर रही है, तारीफ कर रही है जो सत्र के अंत में अच्छे मार्क्स ला रहा हो। क्या ये सही है? देखो मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चे को आपको जज नहीं करना है ना, और ना ही बच्चों को आपको सेपरेट करना है। आपको एक साथ बच्चों को बैठा के पढ़ाइएगा। जब बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन दीजिएगा, यानी डिफरेंट वे बच्चा, डिफरेंट टाइप का बच्चा जब एक क्लासरूम में बैठता है तब वहां पे आप डिफरेंट तरीके से पढ़ाइए बच्चे को, है ना, तब उसकी सोच में बेहतर, उसके अपने टीचिंग जो आपके लेसन प्लान्स होते हैं यानी टीचिंग मेथड्स होते हैं उनमें आप चेंजेस करिए, बच्चे के अकॉर्डिंग प्लान करिए कि कैसे बच्चे को समझ में आएगा, है ना। ऐसा नहीं करना कि आपको बच्चों में बोलना है कि तुम होशियार हो, तुम होशियार नहीं हो। ऐसे करने से बच्चे हतोत्साहित होते हैं ना। आपको सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना है, सभी बच्चों को इक्वल रखना है। मेरी टीचिंग मेथड में भी वही है कि आई ऑलवेज यूज इमेज कलरफुल प्रेजेंटेशंस, focus on the group activities to engage my whole students. For me every student is equal and special on their way, यानी सारे बच्चों को आपको एक साथ लेके चलना है, वही है। चलिएगा आगे बोल रहे हैं, तो ये पॉइंट तो एकदम गलत हो गया भाई। इन्होंने हमसे निगेटिव पूछा था, तो निगेटिव पॉइंट तो यहाँ पे बोल दी गई कि आपको प्रशंसा नहीं करनी उस बच्चे की। भाई आप बोल रहे हो कि सत्र के अंत में बच्चे की प्रशंसा, आप उसी बच्चे की प्रशंसा करते रहे, कि वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों के वीडियो दिखाते हो। ये तो बात यहाँ पे सही बोल दी गई है कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप गणितज्ञों के वीडियोस को दिखा रहे हो, है ना, तो ये बात तो ठीक है। तो यहाँ पे तो ये बात नहीं हो सकती। आगे बोला, वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है, तो ये तो ठीक है, ये क्लासरूम को इंटरेक्टिव बनाने के लिए कोशिश कर रही है अध्यापिका। आगे क्या बोला कि उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। देखो ये बात भी एकदम सही है कि क्लासरूम को प्रिंट रिच बनाया जाए, यानी क्लासरूम में क्या हुआ, डिफरेंट टाइप के चार्ट्स लगा जाए, मटेरियल लगाया जाए, ऐसा जाके बच्चे को देख के समझ में आ जाए। तो ये तीनों ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है, लेकिन हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया था, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही निगेटिव है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही इन्होंने हमसे गलत था। चलते पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चन जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और मैथ्स पैथोलॉजी के हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मैंने वही क्वेश्चन अपने सारे वीडियोस में उठाए हुए हैं जो 100 टाइम रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सही गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि 20 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था अभी दिसंबर में, जो पेपर हुआ था 14 और 15 दिसंबर को, उसमें से 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, लेकिन उसमें से केवल 17 लाख लोग जो थे वो पेपर देने के लिए सेंटर पे गए थे, जिसमें से केवल 3 लाख लोग पास हुए। आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग फेल हो रहे हैं, ऐसे में आपको करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है। चलिए पढ़िएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहां पर भी हमसे क्या पूछा गया, निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि कौन सा सही नहीं है, उस बात को आपको बताना है। विद्यार्थियों की त्रुटियों और उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है। क्या त्रुटि, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, गलत क्या नहीं है। चलिए पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, गलत पॉइंट पूछा गया हमसे। तो विद्यार्थियों की त्रुटियों, उनके सोचने की प्रक्रिया, हाँ, जो विद्यार्थी की त्रुटियां होती हैं यानी गलतियां जो होती हैं, व्यक्ति उन्हीं से सीखता है। तो ये बात तो सही कही गई है, यानी विद्यार्थी जो होते हैं, विद्यार्थी का कोई भी इंसान अगर गलतियां करता है तो वो गलतियों के माध्यम से ही आगे बढ़ता है ना, जानकारी मिलती है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, हर सब्जेक्ट में त्रुटियां जो होती हैं वो हिस्सा होती हैं। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भाई
कि गणित में त्रुटियों शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जब टीचर को पता चलेगा कि बच्चे कहां पे गलतियां कर रहे हैं तो वो उस अकॉर्डिंग बच्चों को क्या करेगा, लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जो है ट्रीट करेगा, यानी आगे बढ़ने के लिए उनको पढ़ाने के लिए उस तरीके के मेथड बनाएगा जिस तरीके के बच्चों को समझ में आ जाए। जब टीचर को यही समझ में नहीं आएगा, जब टीचर को यही समझ में नहीं आएगा कि बच्चे गलतियां कर कहां पे रहे हैं, तो फिर उनके अकॉर्डिंग वो कैसे पढ़ाएगा ना। तो ये बात तो एकदम सही कही गई। आगे बोल रहे हैं कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। अगर मान लीजिए बच्चा गलती कर रहा है और बार बार आप उसकी त्रुटियों को इग्नोर कर रहे हो तो बच्चा कहां से सीखेगा भाई, है ना। आप एज अ टीचर हैं तो आपको बच्चों को उनकी गलतियों की त्रुटियों के बारे में बताना है ना। तो आपको इग्नोर नहीं करना कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर दो। अब जैसे मान लीजिए बच्चा गलती कर रहा है, आप उसको कहोगे नहीं, मान लीजिए बच्चे गलती कर रहे हैं और आप कह भी नहीं रहे, और कह दोगे तो कह रहे हैं कि उनको प्रेरणाहीन यानी हतोत्साहित हो जाएंगे। भाई बच्चा सीखेगा कब, जब आप उनकी गलतियों के बारे में उनको बताओगे नहीं। तो वो बात होनी चाहिए, आपको त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा कि गणितीय अधिगम सामग्री, यानी गणित जब आप पढ़ा रहे होते हैं, जब आप मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां पे आपकी सामग्री यानी पढ़ाने की जो मटेरियल होता है वो उसके अधिगम के बारे में। अधिगम क्या होता है, देखो अधिगम वो होता है, आज मैं बता देता हूं आपको कि अधिगम क्या है। देखो समझ लो, अधिगम के बारे में कहा जाए, और एक होता है अर्जन, एक होता है अधिगम और एक होता है अर्जन। देखो अधिगम का मतलब क्या होता है, जब आप प्रयास करते हैं, क्या करते हैं, जब आप चीजों के प्रति प्रयास करते हैं तब वो अधिगम होगा। यानी अर्जन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को एनवायरमेंट से सीखते हैं। यानी मान लीजिएगा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि जब आप छोटे होते हैं तब आप अपने वातावरण में यानी अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनसे सीखने की कोशिश करते हो ना। और अर्जन का मतलब यही होता है कि जब आप अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करके अनुकरण करके सीखते हो। क्लियर। अधिगम का मतलब क्या होता है, जब आप क्लासरूम में या कहीं और रूल पढ़ते हो, रेगुलेशंस पढ़ते हो, नियम पढ़ते हो, कानून पढ़ते हो, यानी जब ऐसे में प्रयास करके आप सीखते हो तो वो अधिगम होता है। यानी अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है, प्रयासपूर्ण होती है। कैसी होती है, प्रयासपूर्ण होती है। जब आप प्रयास करते हो तब आप सीखते हो तो वो अधिगम होता है। क्लियर, इतनी बात। चलिए पढ़िएगा, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। बिल्कुल सही बात है। अधिगम भाई सामग्री मटेरियल जो होता है वो क्या करेगा, शिक्षकों की मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। आगे आगे क्या बोल रहे हैं कि स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, ये भी सही है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, ये भी सही है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, ये भी सही है। सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको पता है कि ये पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। कैसे, पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस में क्या होता है कि चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो सकते हैं, चाहे वो सीडीपी हो सकती है, चाहे वो मैथ्स पेडोलॉजी हो सकती है, चाहे वो इंग्लिश की बात हो और चाहे वो हिंदी की बात हो। इनमें क्या होता है, सभी में सारे पेडोलॉजिकल यानी फोर्थ क्वेश्चन जो जितने भी फोर्थ ऑप्शन दिए होते हैं वो सारे क्लियर हो सकते हैं, सही ऑप्शन हो सकते हैं, बट आपको बेस्ट ऑप्शन के साथ में जाना है। तो पढ़िएगा, बताइएगा मुझे यहाँ पे सब में से बेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। देखो अगर बात करी जाए यहाँ पे किसकी, बी ऑप्शन की, कि स्वतः अधिगम में विद्यार्थी की मदद करता है। यानी जब बच्चे, देखो यहाँ पे बच्चा आपको दिख रहा होगा एक्टिव है, क्या है, एक्टिव। यानी पेडोलॉजिकल क्वेश्चन में आपको उस ऑप्शन के साथ में जाना है जहां पे बच्चा एक्टिव आपको दिखे। क्लियर। तो यहाँ पे जब बच्चा खुद से कोशिश कर रहा है तो बच्चा एक्टिव होगा, तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करें। जब भाई इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो वहां पे लर्निंग अपने आप अच्छी होगी, है ना। तो इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो बी और सी जो है वो, बी और डी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। यानी जो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। समझ गया होंगे। यो बहुत ही सिंपल चीजें हैं यार, कि आपको बेस्ट ऑप्शन के साथ में जाना है जो सबसे आपको करेक्ट दिखता हो। तो हमारा यहीं पे सबसे बढ़िया था कि बच्चे जहां पे स्वयं से, यानी प्याजे ने कहा, जिसे आपने सुना होगा, एक साइंटिस्ट है, मैंने बताया हुआ है अपनी सीडीपी में, जब मैंने पढ़ाई हुई क्लास, अगर सीडीपी आप पढ़ने जाएंगे उस क्लास को देखेंगे जहां पे मैंने सीडीपी डिस्कस की, बहुत सारी सीरीज में प्याजे की थ्योरी मैंने डिस्कस की है। और प्याजे ने कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, नन्हे साइंटिस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यानी वो खुद से खोज करते हैं, क्या करते हैं, खुद से खोज करते हैं, चीजों के प्रति अन्वेषण करते हैं। तो जब बच्चा खुद से एक्टिविटी करेगा तो वहां पे बच्चा एक्टिव होगा, और इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो बच्चा ऑलरेडी सीख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है हमारा, समझते हैं। पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। पढ़िएगा, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बोला गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए
और जवाब दीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश भर में क्या विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और होगी प्रतियोगिताएं। यानी इन्होंने बोला कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, उसमें बताया गया है ओलंपियाड ये ऐसा होता है एक्टिव, मतलब ये एक एग्जाम होता है मान लीजिएगा, जहां पे बच्चों की रुचियों के बारे में जानकारी ली जाती है, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस से। तो वहां पे कह रहे हैं कि इन प्रतियोगिताओं से क्या फर्क पड़ेगा, यानी विभिन्न विषयों के प्रति जो ओलंपियाड होता है, प्रतियोगिताएं होती है, इनका क्या मतलब होगा। ये इनसे क्या सरल चीजें होंगी, हतोत्साहित होगा, कम होगा, इनसे बच्चों का नॉलेज जो होगा वो बेटर होगा, यानी मजबूत होगा। कैसा होगा? बेटर, यानी बढ़िया होगा, बच्चे सीखेंगे, बेसिक चीजें उनकी मजबूत होंगी। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। आउट ऑफ 13 कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। बताइए, ये क्वेश्चन तो आपने बचपन में पढ़ा होगा और इसमें आप जरूर गलती करोगे, क्योंकि मैंने भी गलती करी थी और आप भी गलती इसमें करोगे कि यहाँ पे कौन सी बात जो है हमारी क्लियर है। बताइएगा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। देखो यहाँ पे बात की जाए गणितीय खगोल विज्ञान की तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने ज्यादातर मैथ्स में आर्यभट्ट का नाम सुना हुआ है ना। लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें क्लियरली बताया गया है कि गणितीय खगोल विज्ञान के बारे में भास्कर जी ने अपना रूल बताया हुआ है, यानी भास्कर का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो उन्हीं को खगोल यानी गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया किसने? भास्कर जी ने। ये ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपने पास से कुछ भी आपको नहीं बता पा रहा हूं। यहाँ पे ना तो महावीर की बात करी गई है और ना तो रामानुजम की बात करी गई है और ना ही आर्यभट्ट की बात की गई। तो यहाँ पे भास्कर जी की बात करी गई, जिन्होंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में बताया हुआ है कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है हमसे। बताइएगा, पढ़िए और जवाब दीजिए। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि अधिक कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं। यानी इन अवधारणाओं को क्या कहते हैं, जहां पे अधिक हो चाहे कम हो, लंबा, छोटा, दूर, समीप, यानी इनके लिए क्या है, तुलना करने के लिए अस्पष्ट शब्द है। ऐसा तो कुछ होता नहीं यहाँ पे है। विलोम शब्द है, नहीं भैया, विलोम शब्द की बात यहाँ पे जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, ऐसा क्या है ये तो नहीं हो सकता भाई। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है, ये शब्द नहीं है। महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, पूर्व संख्या या प्री नंबर्स इनको हम बोलते हैं। एक वर्ड से आप जान सकते हो कि इनको हम प्री नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री नंबर्स बोलते हैं। किसको? यानी जो ये ऑप्शन है एकदम क्लियर है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम राइट है। आई होप आपको बढ़िया से तैयारी चल रही होगी आपकी, और सेशन आपको कैसा लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है सीटेट में या किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपको दिक्कत हो रही है, किसी टॉपिक से रिलेटेड बताइएगा, आप कमेंट करिएगा। मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो प्लान करने की कोशिश करूंगा, 100% कह रहा हूं, मैं आपके अकॉर्डिंग काम करूंगा। करिए कमेंट, उस अकॉर्डिंग हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। वही है कि सीखते रहिए, सिखाते रहिए यार, जर्नी चलती रहेगी, काम करने की कोशिश कीजिएगा। आपको दिख रहा होगा इतना सारा कंपटीशन बढ़ रहा है, ऐसे में आपको करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 8 और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। पढ़िएगा, कह रहे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषता के योग्य ना मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या हो सकता है? देखो, ये एक लिंग रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, जहां पे बात करी जा रही है कि लड़कियों का कह रहे हैं कि मैथ में रुचि अच्छी नहीं होती है, बल्कि वो अच्छा प्रदर्शन करती है। तो ये एक लिंग रूढ़िवादिता है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप है। पढ़ते हैं कि कहां पे क्यों जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बताया गया। क्या गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है? ऐसा कुछ नहीं होता भाई, है गणित अपनी प्रकृति के द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, पुरुष प्रधान नहीं होता, सभी को इक्वलिटी मिली गई है। यहाँ पे उसकी बात करी जाएगी, लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं, ये कुछ नहीं होता यार। हैं समाज की लिंग संबंधी धारणाएं हैं कि समाज की लिंग संबंधी धारणाओं का मतलब क्या है कि लड़के जो हैं बाहर कमाने जाएंगे, लड़कियां घर में खाना बनाएंगी, लड़कियां जो होती गुड़ियों के साथ खेलती हैं, लड़के कार के साथ खेलते हैं। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं, लिंग रूढ़िवादिताएं होती हैं। इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियों
कार्यविधियों उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट है, क्योंकि यहीं पे लिंग रूढ़िवादिता की बात करी जा रही है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप चाहोगे तो मैं मैथ्स के जितने भी वीडियो हैं, यानी मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं, उनको हम डिटेल में सीरीज यानी क्लास बाई बताता रहूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल के लिए हम सीडीपी हिंदी और साइंस को ही लेके चल रहे हैं। कोशिश हमारी यही है। फिलहाल के लिए कुछ लोगों के कमेंट थे, इसलिए मैंने मैथ्स के सेशन को भी उठाया हुआ है। और मुझे लगता है कि मैथ्स आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ सारे के सारे अगर आपने सीडीपी पढ़ लिए तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इजीली, क्योंकि वही पैटर्न होता है कि जहां पे बच्चा एक्टिव हो। पढ़िएगा, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं क्या, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। पढ़िएगा, ऑप्शंस क्या बात बोल रहे हैं कि गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, ये तो सही है। गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, ठीक है। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, ठीक है, ये भी सही है। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, यानी कि कक्षाई शोध क्या दर्शाते हैं। देखो, कक्षाई शोध जो होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में अन्य विषय के अन्य विषय वे पढ़ते हैं, कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। देखो, यहाँ पे इन ऑप्शंस की बात नहीं करी जा रही है। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति के बारे में बात हो रही है, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। ना तो इसकी बात करी गई और ना ही इसकी और ना इसकी बात करी, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पढ़िएगा, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। अब यहां पे मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि कौन से ऑप्शन में बताया गया है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे होते हैं। कौन सी परिस्थिति, यानी कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। पढ़िएगा इनमें से और बताइए कहां पे ज्ञान का निर्माण स्वयं, यानी बच्चे खुद से एक्टिविटी कहां पे कर रहे हैं। पढ़िएगा, कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा रही है और बाकी के विद्यार्थी उनके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं, तो ये ज्ञान का निर्माण हो रहा है। भाई, ऐसा ज्ञान का निर्माण नहीं होता जहां पे बच्चे दोहरा रहे होते हैं। ये तो क्या हो गया है, बच्चे को एक बच्चा पढ़ रहा है, सारे रिपीट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ज्ञान का निर्माण नहीं होगा ना। कि बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं, भाई यहाँ पे भी ज्ञान का निर्माण तो नहीं हो रहा है। शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। मे भी अगर थर्ड ऑप्शन ना होता तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ में जा सकते थे, लेकिन थर्ड ऑप्शन और बेटर दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं कि बच्चों को हस्त कौशल, क्या लिखा, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित ग्रीटियां दी गई हैं, ग्रीटिंग कार्ड दिए गए हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या बात करें कि जब बच्चे खुद से पैटर्न, यानी बच्चों को मटेरियल दिया गया था और वो बच्चे खुद से पैटर्न यानी प्लानिंग कर पा रहे थे, तो ये ऑप्शन जो है फोर्थ से ज्यादा बेटर है ना। इसीलिए हम थर्ड ऑप्शन के साथ में जाएंगे। अगर ये नहीं होता तब हम इसके साथ जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चा थोड़ा क्रिएटिव है, काम करने की कोशिश कर रहा है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। करें कि एक शिक्षिका कक्षा में, या कह रहे कि एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका, क्या कह रहे हैं, यानी रोल प्ले क्या होता है, यानी कैरेक्टर में जब आप रोल प्ले करते हो। क्या एक शिक्षिका जो है, ये 11वां क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहे हैं, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। बच्चों को व्यस्त रखना, भाई क्लासरूम में बच्चों को व्यस्त रखने की बात नहीं होती कि व्यस्त रखें, मनोरंजन कराएं, हैं, अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन तो होगा, साथ में विचारों का बहिर्वेशन भी होगा, यानी जब आप डिफरेंट वे में सोचोगे, डिफरेंट वे में बच्चों को सिखाओगे, है ना, तो वो ऑप्शन होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा एकदम क्लियर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। देखो, पोलिया के समस्या समाधान
की बात करी जाए, मॉडल है इनका, पोलिया का एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका एक मॉडल है जिसमें इन्होंने कुछ क्रम बताया हुआ है। क्या क्रम है कि सबसे पहले क्या करते हैं, जब आपके सामने कोई बात आती है तो समस्या को समझते हो पहले आप, फिर उसके बाद में आप क्या करते हो, योजना बनाते हो कि हमको किस तरीके से काम करना है, फिर क्या है, योजना को कार्यान्वित करते हो और उसके बाद में पुनः चेक करते हो कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। तो ये पोलिया का क्या है, मॉडल है, समस्या समाधान का मॉडल है कि जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो पहले आप समस्या को अंडरस्टैंड करते हो कि हमें क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद में योजना बनाते हो, प्लानिंग करते हो कि किस वे में हमें काम करना चाहिए, फिर योजना को कार्यान्वित बने सही ढंग से करते हो, है ना, फिर उसके बाद में हम पुनः को उसको चेक करते हो, फिर उसके बाद में जो भी है आगे बढ़ाते हो कार्य को, है ना। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है वो हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जरा इसको बता दीजिएगा, फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। निगेटिव पॉइंट पूछा गया है हमसे कि कौन सा सत्य। देखो अमूर्त प्रकृति यहाँ पे तो ठीक है, श्रेणीबद्ध प्रकृति बिल्कुल ठीक है कि आप क्रम में चल रहे हो, तर्क संगत बिल्कुल सही है, आपको तर्क भी करना है, लॉजिक भी करना है। मूर्त प्रकृति की बात यहाँ पे जो है वो निगेटिव पॉइंट है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, आपको कहीं पर दिक्कत हो, अगर कहीं पे आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस ऑप्शन को बताइएगा, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में उस बात को उठा लेंगे, उस क्वेश्चन को, और कहाँ पे आपको दिक्कत रहेगी वो आप बताइएगा। और आउट ऑफ 13 आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा, अपना नाम वगैरह कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा बेटा, ठीक है। और मिलते फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच मेरे यार। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर तो कर ही देंगे।